जय हिंद एवरीवन। जीएस वादी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नागरिकता का अर्जन और नागरिकता की समाप्ति, यानी कि कोई व्यक्ति कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है और उसकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के अपने चैप्टर को, जिसका नाम है नागरिकता का अर्जन और उसकी समाप्ति। देखिए, हमने आपको अनुच्छेद 11 में साफ साफ बताया था कि संसद के पास यह पावर है कि वह नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने क्या किया था, 1955 में बनाया था नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके तहत किसी को नागरिकता कैसे दी जाएगी और किसी की नागरिकता कैसे समाप्त होगी, सब उसी के अंतर्गत होता है। इसमें अब तक टोटल 9 बार संशोधन हो चुका है। 1955 में ये बना, 57 में संशोधन हुआ, 60 में हुआ, 85 में हुआ, 86 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। यानी कि 2019 वाला संशोधन जो है बहुत नया नया संशोधन है और इसको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। इसके बारे में हम अलग से क्लास लेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें पूरा का पूरा मैटर क्या था। आइए, आज हमें पढ़ना है कि नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है और नागरिकता का समापन कैसे होता है। अगर बात करें नागरिकता के अर्जन के बारे में, तो नागरिकता टोटल 5 प्रकार से अर्जित की जा सकती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। एक तो जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा प्राकृतिकरण या देशीकरण से, और पांचवा जो है क्षेत्र समविष्ट के द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपने फर्स्ट पॉइंट को। नागरिकता का अर्जन जन्म से कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करना है हमें। आइए पॉइंट फर्स्ट को समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त होता है। देखिए, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद किंतु 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में हुआ हो, तो वह अपने माता या पिता के राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक समझा जाता है। यानी कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ हो, तो उसके माता या पिता किसी भी देश के हो, उससे मतलब नहीं है। जो बच्चा पैदा होगा ना, उससे जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये तो पॉइंट फर्स्ट है। इससे जानते हैं भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। जैसे कोई विदेशी आता वहां से प्रेग्नेंट करके अपनी महिला को, अपनी वाइफ को, और यहाँ पर बच्चे जो है पैदा हो जाते हैं। जब ऐसा होना शुरू हो गया ना, तो बहुत सारी असुविधा होना शुरू हो गया। आतंकवादी इसका जो है फायदा उठाना शुरू कर दिया। वहां से जो है महिलाओं को प्रेग्नेंट करके ले आते हैं और भारत में जो है बच्चा पैदा कर देते हैं। और हुआ क्या, वो बच्चा जो है बाद में जिहाद का नारा देता है ना। तो ऐसे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो भारत सरकार ने क्या किया, 1986 में एक संशोधन किया। कहा देखो, कोई भी व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जन्म से यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। जब ऐसा हुआ, तब प्रोसेस आतंकवादियों ने फिर एक तरीके से अपना लिया कि वहां से कोई भी आता, पुरुष वगैरह आता और अपने प्यार के जाल में फंसा करके महिलाओं को यहाँ पर शादी कर लेता और प्रेग्नेंट करके बच्चा पैदा करके फिर चला जाता। और फिर उस बच्चे को क्या करता, उस बच्चे को जो है जिहाद का नारा दिलवाता, आतंकवादी बनाता, दुनिया भर के उल्टा सीधा काम करवाता। तो फिर क्या हुआ, 2003 में यह डिसीजन लिया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता दोनों भारतीय हो, अथवा एक भारतीय हो, दूसरा जो है अवैध प्रवासी ना हो। ये पॉइंट आप समझिएगा। देखिए, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ होगा, तब भारत का नागरिक होगा, भले ही उसके जन्म के समय उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या हुआ, 1986 में फिर एक संशोधन होता है। इसमें कहा गया, जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के टाइम उसके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना बहुत जरूरी है। फिर जो है, फिर 2004 में जो है फिर संशोधन होता है। कहा गया 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारतीय होगा, भारतीय नागरिक हो, और दूसरा जो है अवैध प्रवासी ना हो। ये वही सारी बातें हैं जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
देखिए, अब बात आती है वंश से नागरिकता कैसे प्राप्त करें। कोई व्यक्ति वंश से नागरिक भारत का कैसे होगा। देखिए, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद किंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, तो भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता जो है भारतीय हो, उसकी माता नहीं, उसका पिता भारतीय हो। अब इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा विरोध होना शुरू हो गया। देखो भाई, आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, इन सबका आप क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो आप, ये तो गड़बड़ है ना। तो क्या किया गया, 1992 में फिर एक संशोधन किया गया। कहा गया देखो, 1992 के बाद या 10 दिसंबर 1992 से कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, तो भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। तो इस आधार पे अगर कोई महिला यहाँ से विदेश जाती है और वो शादी करती है, और शादी करने के बाद उसका बच्चा वहां पैदा हो गया, तो सिंपल सी बात, उसका बच्चा भी क्या है, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये प्रोसेस आ गया। फिर 2003 में फिर संशोधन हुआ और इसके माध्यम से कहा गया 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर पैदा होता है तो वंश के आधार पर तभी भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर भारतीय दूतावास में, भारतीय कॉन्सुलेट में उसका पंजीकरण करा दिया गया हो, तभी। अदरवाइज वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आइए इसको समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, तो वह वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किंतु उसके जन्म के समय उसका पिता जो है भारत का नागरिक हो। ये जानते हैं, इससे बहुत ज्यादा जो है भेदभाव फैल जाता था। समानता का अधिकार की बात करें, कहाँ समानता का अधिकार यहाँ मिल रहा है ना। तो फिर पॉइंट सेकंड, 1992 में जो एक संशोधन होता है, कहा गया इसमें 10 दिसंबर 1992 के बाद या उसी दिन किंतु 3 दिसंबर 2004 के पूर्व भारत के बाहर पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक बन सकता है। बट क्या होगा, उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। जब उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब। देखिए, पहले क्या होता था, कोई पुरुष गया विदेश में, वो वहां शादी किया, बच्चे पैदा किया, तो उसका बच्चा जो है भारत का नागरिक हो सकता था। बट अगर कोई महिला यहाँ से विदेश गई, शादी की, वहां अगर बच्चे हो गए, तो उसका बच्चा जो है भारत का नागरिक नहीं बन सकता था 1992 के पहले। बट 1992 के बाद जो है ये सिस्टम जो है खत्म कर दिया गया। कहा गया कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, भारतीय होना चाहिए बस, उसका बच्चा भी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। बट 2004 से सिस्टम जो है और चेंज कर दिया गया। आइए समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता, और हो तो तभी सकता है वो जब जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय कॉन्सुलेट या भारतीय दूतावास में उसमें उसके जन्म का पंजीकरण करा दिया गया हो। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। देखिए, पंजीकरण के आधार पर अगर नागरिकता की बात करें तो आपने सुना होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसा व्यक्ति जो कभी न कभी एक तरीके से भारतीय मूल का रहा हो, यानी जो है कभी न कभी उसकी पीढ़ी या उसका जड़ जो है भारत में रहा हो, बट बाद में वो क्या किया, बाद में वो किसी दूसरे देश में चला गया हो, है ना, बाद में वो किसी दूसरे देश में चला गया हो, तो वो जो है, वो या उसके बच्चे या उसके पीढ़ी की कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बट नागरिकता प्राप्त करने से पूर्व क्या करना होगा, 7 वर्ष, आवेदन देने से पहले 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया है और उसका जो स्पाउस है, जीवन साथी है जो है, जिसको बेटर हाफ कहते हैं ना, जो उसका स्पाउस है, पति पत्नी कुछ भी हो सकता है, वो जो है वो भी भारत का नागरिक हो सकता है। बट क्या होगा, नागरिकता का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में उसे भी निवास करना होगा। ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जो उसके बच्चे नहीं होते हैं वो भी भारत के नागरिक ही समझे जाएंगे। आइए समझते हैं इसे।
पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष पूर्व से भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, और वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो। नेक्स्ट पॉइंट, वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो और वह भारतीय मूल के हो। वही बात है अभी जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो या भारत में रह चुका हो। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ये भी जो है इनको भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, आइए समझते हैं कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। देखिए, यह सुविधा सिर्फ उन्हीं देश के व्यक्तियों के लिए है जिस देश में भारतीयों को भी ऐसी नागरिकता प्रदान की जाती हो। यानी कि अगर मान लो यूएसए है, अगर यूएसए में भारतीयों को जो है प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान की जाती है, तो भारत में भी यूएसए के लोगों को जो है प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर वो व्यक्ति भारत में नागरिकता जो है प्राप्त कर लेता है तो उसे तुरंत अपने जहां का भी नागरिक हो पहले से वो क्या करेगा, उस नागरिकता को समाप्त कर देगा या त्याग देगा। तीसरा पॉइंट ये है कि 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषा का जो है अच्छा ज्ञाता हो वो। चौथा पॉइंट ये है, अगर कोई विदेशी भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे अप्लाई करने से पूर्व 12 महीने कंटिन्यू भारत में निवास करना होगा और पीछे के 14 वर्षों में 11 वर्ष तक कंटिन्यू क्या करना होगा, उसे भारत में निवास करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आए। अच्छा, भारत सरकार जो है इन सबसे परे ये सारी जो है शर्तें जो है छोड़ भी सकती है अगर वो व्यक्ति मानव सेवा में या मानव कल्याण के लिए साहित्य में, विज्ञान में या वैज्ञानिक सेवा में कभी भी अच्छा योगदान दिया हो तो भारत सरकार जो है बिना किसी शर्त के भी उसे जो है नागरिकता प्रदान कर सकती है। आइए इनको समझते हैं। प्राकृतिक रूप से नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को जो अवैध प्रवासी न हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रोवाइड कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को क्या करेगा, त्याग देगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 महीने पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। जैसे अप्लाई कर रहा है उसके 12 महीने पहले से उसे भारत में रह रहा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो तो इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितना वर्ष, 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। हमने भी जस्ट बताया ना, आवेदन देने से पूर्व 14 वर्ष से पहले जो है उसे भारत में रह रहा होना चाहिए। 14 वर्ष पूर्व से भारत में उसे रह रहा होना चाहिए और इस 14 वर्षों में से जो है उसे 11 वर्ष तो टोटल भारत में रहा ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो और वह भारत में रहने का इच्छा भी रखता हो। और अभी जस्ट मैंने आपको जो बताया, हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर से दावा हटा सकती है। कब हटा सकती है, यदि वह व्यक्ति सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव उन्नति से संबंधित हो तो। बट हाँ, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, संविधान की निष्ठा की शपथ लेनी होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्षेत्र संविष्ट के द्वारा। देखिए, 5वां पॉइंट हमारा है क्षेत्र संविष्ट के द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र ऐसा हो जो भी भारत का नहीं है बट भारत ने क्या किया, उसे जीत कर या किसी देश को हरा कर या उस क्षेत्र को जो है खरीद करके अपने क्षेत्र में मिला लिया ना, तो वहां के जो नागरिक होंगे वो भी भारतीय हो जाएंगे, यानी कि उनको जो है ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता प्रदान हो जाएगी। ठीक है, 5वां पॉइंट है क्षेत्र संविष्ट द्वारा। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर
भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति बड़ी तारीख से भारत के नागरिक होते हैं, जैसे पुडुचेरी हो गया, गोवा, सिक्किम, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता ही दिया है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, नागरिकता की समाप्ति के बारे में। देखिए, अगर बात करें नागरिकता की समाप्ति के बारे में, तो नागरिकता की समाप्ति जो है ना, वो 3 तरह से होती है। कितने तरह से होती है? 3 तरह से होती है। एक तो स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, दूसरा बर्खास्तगी के द्वारा, तीसरा जो है वंचन के द्वारा। आइए इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। स्वैच्छिक त्याग, एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग सकता है, बट थोड़ा आपको यह समझना होगा, अगर उस समय भारत देश जो है युद्ध वगैरह में बिजी हो तो उसकी नागरिकता के त्यजन को जो है साइड में रख सकती है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति का जो बच्चा होता है, नाबालिग बच्चा जो होता है नहीं, उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। और जब वो 18 वर्ष का हो जाता है तब वो अपना चूज करे भाई उसे किस देश का नागरिक बनना है, ठीक है। जैसे एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग सकता है यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 18 वर्ष होने पर, यह भारतीय नहीं होना चाहिए इधर, 18 वर्ष होने पर वह भारतीय नागरिकता प्रदान प्राप्त कर सकता है या भारतीय नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बर्खास्तगी के द्वारा। किसके द्वारा? बर्खास्तगी के द्वारा। देखिए, अगर बात करें बर्खास्तगी के द्वारा नागरिकता कैसे समाप्त होती है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, किसी दूसरे देश की नागरिकता अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, और उसने बताया नहीं भारत देश को, सरकार को अवगत नहीं कराया, तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक बर्खास्त कर दी जाएगी। भारत सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक बर्खास्त की जाएगी या कर दी जाएगी, ठीक है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत किसमें बिजी हो? युद्ध में बिजी हो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। दूसरा पॉइंट, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। पहली बात तो ये, अगर नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई। दूसरा जो है, उसने संविधान के प्रति जो है अनादर जताया है। तीसरा पॉइंट जो है, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की अगर कैद हुई हो तो वो क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, किसी व्यक्ति की नागरिकता वंचन के द्वारा तब समाप्त किया जा सकता है जब उसने फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, या उसने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, या जब भारत युद्ध में बिजी रहा था तब उसने शत्रु देश को क्या किया, गुप्त सूचना मुहैया कराया हो, या उसने पंजीकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो और उसी समय या उसके बाद जो है 5 वर्ष के अंदर अंदर उसे जो है 2 वर्ष की सजा हुई हो। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार जो है उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर सकता है।